ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका दूसरा अधिकार गुण अधिकार चलता है। गुण अधिकार में प्रश्न नंबर 70 7070 प्रश्न 70 ये है गुण को व्याख्या में से गुण की जो परिभाषा की, गुण को जो डिफाइन किया, वो डेफिनेशन में से क्षेत्रवाचक और कालवाचक शब्द बतलाइए। प्रश्न क्या है कि गुण को हमने डिफाइन किया था। गुण की डेफिनेशन क्या थी? तो कि द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी सर्व अवस्था में जो रहता है उसको हम गुण कहते हैं। तो ये जो गुण की परिभाषा है, वो परिभाषा में क्षेत्रवाचक शब्द कौन से हैं और कालवाचक शब्द कौन से हैं? तो उसका उत्तर संपूर्ण भाग में यह क्षेत्र बतलाता है। गुण के लिए परिभाषा क्या थी कि द्रव्य के पूरे भाग में गुण व्याप्ते हैं। तो द्रव्य का जो क्षेत्र है वही पूरे क्षेत्र में गुण है। तो द्रव्य का क्षेत्र बड़ा कि गुण का क्षेत्र बड़ा? तो कि दोनों का क्षेत्र समान। किस गुण द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्ता है? तो कि द्रव्य के अनंत अनंत गुण द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्ते हैं। चाहे सामान्य गुण हो, चाहे विशेष गुण हो, चाहे असाधारण गुण हो। तो द्रव्य का जितना क्षेत्र है इतना ही प्रत्येक सामान्य गुण का क्षेत्र है, प्रत्येक विशेष गुण का क्षेत्र है, प्रत्येक असाधारण गुण का क्षेत्र है। तो द्रव्य का जितना क्षेत्र है इतना ही प्रत्येक सामान्य गुण का क्षेत्र है, प्रत्येक विशेष गुण का क्षेत्र है, प्रत्येक विशेष गुण का क्षेत्र है, प्रत्येक सामान्य गुण का क्षेत्र है, प्रत्येक सामान्य गुण का क्षेत्र है, प्रत्येक विशेष गुण का क्षेत्र है।
प्रत्येक असाधारण गुण का क्षेत्र है। दृष्टांत के रूप में जीव लो तो जीव द्रव्य का क्षेत्र असंख्यात प्रदेश, तो जीव द्रव्य के सामान्य गुण प्रत्येक, उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेश, उसके विशेष गुणों का क्षेत्र असंख्यात प्रदेश, उसके असाधारण गुण का क्षेत्र असंख्यात प्रदेश। लेकिन आप पुद्गल परमाणु लो तो परमाणु एक प्रदेशी, तो उसके अनंत गुण भी एक प्रदेशी, उसके सामान्य गुण सभी एक प्रदेशी, विशेष सभी गुण एक प्रदेशी, उसके सभी असाधारण गुण एक प्रदेशी। उसी प्रकार धर्म अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, तो उसके सामान्य विशेष अनंत गुण भी असंख्यात प्रदेशी। काल एक प्रदेशी, तो काल के भी सामान्य विशेष असाधारण गुण एक एक प्रदेशी। आकाश अनंत प्रदेशी, तो उसके सामान्य विशेष असाधारण गुण एक एक प्रदेशी। तो ये बात हुई क्षेत्रवाचक के लिए बात बताई। अब काल की बात। सर्व अवस्थाओं में जो सर्व अवस्था है वो काल दिखलाता है। सर्व अवस्था का अर्थ क्या है? तो कि सर्व का अर्थ है तीनों काल, यानी अनादि से अनंत काल। देखो, अनादि से अनंत काल, जो अनादि से अनंत काल है उसका प्रत्येक समय उसका प्रत्येक समय की बात बताता हूँ। तो कि देखो, गुण है, उसका परिणमन तीनों काल प्रति समय होता है। तो जो सर्व अवस्था है उसका अर्थ है गुण की सर्व अवस्था। गुण की सर्व अवस्था का अर्थ है गुण के अनादि से अनंत काल के प्रत्येक समय के परिणाम। तो सर्व अवस्था काल को दिखलाता है। दृष्टांत, जीव के अनंत गुण अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन करेंगे, उसको काल कहने में आता है। वो कालवाचक शब्द है सर्व अवस्था। ऐसा सभी द्रव्य में समझना। अब क्वेश्चन 71, संपूर्ण भाग में इस कथन से क्या समझे? तो उसका उत्तर, प्रश्न क्या है कि गुण की परिभाषा में
शब्द प्रयोग किया था कि द्रव्य के संपूर्ण भाग में, तो संपूर्ण भाग में उस कथन से हमें क्या समझना चाहिए? तो उसका उत्तर, जितना द्रव्य का क्षेत्र इतना ही गुण का क्षेत्र होता है। किसी का क्षेत्र कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। तो जितना द्रव्य का क्षेत्र है इतना ही क्षेत्र अनंत अनंत गुण का है। द्रव्य में सामान्य गुण अनंत है, तो सभी सामान्य गुण, अनंत अनंत सामान्य गुण, उसका क्षेत्र द्रव्य के क्षेत्र समान है। विशेष गुण भी सभी द्रव्य में अनंत है, उसका क्षेत्र भी सभी द्रव्यों में द्रव्य के समान है। और असाधारण गुण वो भी अनंत है। अनंत अनंत असाधारण गुण वो भी द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्त हैं। तो उसका अर्थ ये हुआ कि द्रव्य का क्षेत्र और गुण का क्षेत्र समान है। दूसरा अर्थ ये हुआ, सामान्य गुण का जितना क्षेत्र इतना विशेष गुण का क्षेत्र, इतना असाधारण गुण का क्षेत्र, इतना द्रव्य का क्षेत्र। सामान्य विशेष असाधारण गुण सभी का क्षेत्र समान है, द्रव्य जितना ही है। सामान्य गुणों का क्षेत्र कम हो और असाधारण गुणों का क्षेत्र ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। उसका अर्थ ये हुआ कि तीनों प्रकार के गुण अनंत अनंत है, वो द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्त हैं। जीव द्रव्य का अनंत गुण जीव के असंख्यात प्रदेश में व्यापे हैं। पुद्गल परमाणु उसके अनंत गुण एक प्रदेश में व्यापे हैं। धर्मास्तिकाय द्रव्य का अनंत गुण उसके असंख्यात प्रदेश में व्यापे हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी, एक प्रदेश में अनंत गुण व्यापे हैं। और आकाश के अनंत गुण आकाश के अनंत प्रदेश में व्यापे हैं। क्वेश्चन 72, सर्व अवस्थाओं का क्या तात्पर्य है? सर्व अवस्था शब्द प्रयोग किया, उसका प्रयोजन क्या है? तात्पर्य यानी प्रयोजन। सर्व अवस्थाओं का क्या तात्पर्य है? उसका उत्तर, द्रव्य की तीनों काल की अनादि अनंत अवस्था है।
द्रव्य की तीनों काल की अनादि अनंत अवस्थाएं हैं। तो क्या कहा? सर्व अवस्था, उसका प्रयोजन क्या बताया? कि द्रव्य अनादि से अनंत काल परिणमन करेगा। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य में इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है कि तीनों काल परिणमन कर सकता है। तीसरी बात, अनादि से अनंत काल में एक भी समय ऐसा नहीं होगा कि द्रव्य का परिणमन न हो। तो सर्व अवस्था का ये तात्पर्य है। अब उसमें ये सर्व अवस्था किसको होती है? तो के द्रव्य को। तो के किस द्रव्य को? तो के जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य को, संख्या अपेक्षा से अनंत अनंत द्रव्य को, अनादि से अनंत काल के प्रत्येक समय की एक एक अवस्था होती है। तो के द्रव्य को तीनों काल प्रति समय अवस्था क्यों होनी चाहिए? तो के प्रत्येक द्रव्य में त्रिकाल परिणमन शक्ति है। परिणमन शक्ति का कार्य प्रति समय परिणमन शक्ति यानी परिणमन स्वभाव, वो स्वभाव के कारण द्रव्य तीनों काल प्रति समय परिणमन करता है। परिणमन द्रव्य को भी होता है, परिणमन गुण को भी होता है। द्रव्य की पर्याय भी, 6 द्रव्यों की पर्याय भी अनादि से अनंत काल तीनों काल होगी। दूसरा, गुण भी परिणमन करते हैं। तो सभी द्रव्यों के सभी गुण अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, द्रव्य प्रथम या गुण प्रथम? द्रव्य प्रथम था कि प्रथम गुण था, ऐसा प्रश्न है। कोई ऐसा आपको पूछे कि पहले मुर्गी के पहले अंडा, पहले मुर्गी के पहले अंडा, दोनों को आपको अनादि से कहना पड़ता है। कौन पहला वो कह नहीं सकते, इसलिए दोनों अनादि का है। उसी प्रकार द्रव्य गुण बिना नहीं होता, गुण द्रव्य के आधार बिना नहीं होता। तो द्रव्य गुण बिना नहीं होता, इसलिए द्रव्य गुण दोनों अनादि का होना चाहिए। गुण की ओर से देखा जाए तो गुण द्रव्य के आधार बिना नहीं होता।
द्रव्य भी अनादिकाल का होना चाहिए, गुण भी अनादिकाल का होना चाहिए। दोनों टिकेंगे कब तक? दोनों का अस्तित्व कब तक रहेगा? तो कि जिसकी उत्पत्ति न हो उसका नाश भी नहीं होता। तो द्रव्य की उत्पत्ति नहीं है, गुण की उत्पत्ति नहीं है, तो जिसकी उत्पत्ति न हो वो अनादि का होता है, और उसका नाश नहीं होता तो वो अनंत काल रहना चाहिए। तो दोनों अनादि अनंत होने से द्रव्य गुण दोनों अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। तो दोनों अनादि से है तो उसमें प्रथम कौन, वो आप कह नहीं सकते। इसलिए दोनों के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि दोनों अनादिकाल से हैं। द्रव्य भी त्रिकाल होता है, गुण भी त्रिकाल होता है। दोनों त्रिकाल है तो द्रव्य के कारण गुण उत्पन्न हुए ऐसा भी नहीं, गुण के कारण द्रव्य उत्पन्न हुआ ऐसा भी नहीं, पहले गुण थे बाद में एकत्व हुआ ऐसा भी नहीं। द्रव्य अनंत गुणात्मक है, ऐसा द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व यानी द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय मयपना त्रिकाल है, अनादि से अनंत काल के लिए है। क्वेश्चन 74, संख्या अपेक्षा से द्रव्य गुण और पर्याय की तुलना करो। मानो कि जीव द्रव्य लिया तो मेरा जीव द्रव्य एक, मेरे जीव द्रव्य में गुण अनंत, और मेरे जीव द्रव्य के द्रव्य की पर्याय और गुण की पर्याय अनादि से अनंत काल की अनंत। तो द्रव्य एक है, गुण अनंत है, पर्याय अनेक यानी अनादि से अनंत काल की अनंत है। सभी द्रव्य चाहे जाति अपेक्षा के छ द्रव्य हो, चाहे संख्या अपेक्षा के अनंत द्रव्य हो, प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्य स्वभाव है, एक द्रव्य स्वभाव में अनंत गुण व्यापे हुए हैं, और उसकी पर्याय अनादि से अनंत काल प्रति समय एक उत्पन्न होती है। तो प्रत्येक द्रव्य में अनादि से अनंत काल की पर्याय की संख्या गिनी जाए तो अनेक यानी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 75, गुण की व्याख्या में से द्रव्य के संपूर्ण भाग में यह शब्द निकाल दे तो क्या दोष आएगा? प्रश्न क्या है कि जब द्रव्य की परिभाषा की और उसके बाद गुण की परिभाषा की, तो गुण की परिभाषा में आया था कि गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग में है।
अगर गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग में है, ये शब्द निकाल दो तो उसका दो अर्थ हो सकता है कि द्रव्य के कुछ भाग में गुण है, एक अर्थ ये हो सकता है। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि गुण का क्षेत्र द्रव्य से ज़्यादा हो तो द्रव्य से बाहर का विस्तार भी, वहाँ भी गुण फैला हुआ है। फिर से गुण की परिभाषा तो त्रिकाल होती है। परिभाषा उसको कहते हैं कि जो तीनों का लागू हो सके। लेकिन ये बात को दृढ़ करने के लिए किसी ने ऐसा प्रश्न किया कि चलो हम द्रव्य के पूरे भाग में गुण है ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो कि अगर तू द्रव्य के पूरे भाग में गुण को नहीं मानता है तो दो पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी कि गुण द्रव्य के कम भाग में है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि द्रव्य से गुण ज़्यादा है, क्षेत्र वाला है, तो द्रव्य के बाहर के क्षेत्र में भी गुण व्यापा हुआ है। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब ये सिद्ध करना है कि दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो उत्तर, क्षेत्र अपेक्षा से गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग में व्याप्त है। व्याख्या में से संपूर्ण भाग में यह शब्द निकाल दे तो निम्नक्त दोष आएंगे। देखो उसका दोष दो प्रकार का बताया है। एक, गुण द्रव्य के अपूर्ण भाग में रहने से शेष भाग का द्रव्य गुण रहित हो जाएगा। क्या कहा? कि मेरा आत्मा है असंख्यात प्रदेशी। चलो उसके बदले में दूसरा दृष्टांत लेते हैं। शक्कर है, उसका रस गुण कुछ भाग में व्यापा है, कुछ भाग में व्यापा नहीं है। तो शक्कर जितने भाग में रस गुण व्यापा है इतना भाग आपको मीठा स्वरूप लगेगा, और जो भाग में व्यापा नहीं है वहाँ कौन सा स्वाद आएगा? रस गुण तो है नहीं। मान लो कि अरिहंत परमात्मा का आत्मा है, उसका ज्ञान गुण आत्मा के कुछ भाग में व्यापा है, कुछ भाग में व्यापा नहीं है। तो अरिहंत भगवान का आत्मा कुछ भाग से जानता है, कुछ भाग से नहीं जानता। अगर द्रव्य के जिस भाग में गुण नहीं है तो उसको आप द्रव्य भी नहीं कह सकेंगे। द्रव्य की परिभाषा तो क्या है? अनंत गुण का एकत्व।
तो जिस भाग में गुण नहीं है उस भाग को द्रव्य कैसे कहेंगे? और उस भाग में गुण नहीं है तो द्रव्य का नाश हो जाएगा। दूसरा प्रकार, जिस प्रकार जितनी बड़ी मिश्री की डली है उसके इतने ही भाग में अपनी मिठास यानी रसादी गुण है, उसी प्रकार जितने भाग में द्रव्य उसके इतने ही भाग में गुण, ऐसी जो क्षेत्र अपेक्षा है वह मर्यादा नहीं रहेगी। क्या कहा कि द्रव्य के कम भाग में या ज़्यादा भाग में आपने माना कि गुण है, कम भाग में माना तो जिस भाग में गुण नहीं है वो उसका स्वरूप द्रव्य आप नहीं कह सकेंगे, तो द्रव्य का नाश का प्रसंग आएगा। और द्रव्य से गुण बाहर निकल गया तो गुण किसके आधार पर है? उसको आधार तो द्रव्य का रहा नहीं, तो गुण स्वयं द्रव्य बन गया। तो कि ये भी दोष आता है। अगर संपूर्ण भाग में नहीं मानते तो दोनों प्रकार का दोष आता है। उसका अर्थ ये कि गुण द्रव्य के पूरे भाग में होना चाहिए। अब क्वेश्चन 76, गुण की व्याख्या में से काल अपेक्षा बताने वाले सर्व अवस्थाओं में यह शब्द निकाल दो तो क्या दोष आएगा? गुण की परिभाषा जो बताई थी कि द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी संपूर्ण अवस्था में जो रहता है उसको हम गुण कहते हैं। अगर सर्वावस्था शब्द निकाल दो तो क्या होगा? उसका उत्तर, काल अपेक्षा से द्रव्य में अनादि अनंत सर्वावस्थाओं में रहे वह गुण, ऐसी व्याख्या नहीं हो सकती। और अगर ऐसी परिभाषा नहीं होती तो दो प्रकार के दोष आ सकते हैं। उसमें नंबर 1, गुण द्रव्य के अमुक काल में रहेगा, इसलिए शेष काल में द्रव्य गुण रहित होने से द्रव्य का नाश हो जाएगा। आपने बताया कि गुण का परिणमन सर्वावस्था में है, तो सर्वावस्था को नहीं स्वीकारो तो उसका अर्थ क्या हुआ? द्रव्य में ऐसे गुण थोड़े काल के लिए है, कुछ काल के लिए हैं, कुछ काल के लिए नहीं है, तो उसका अर्थ गुण का नाश होता है ऐसा माना। गुण का नाश होता है तो द्रव्य का भी नाश होता है। दूसरी बात, किसी काल में ही गुण का अस्तित्व मानने से द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक रहने रूप गुण की मर्यादा नहीं रहेगी।
जो गुण द्रव्य के पूरे भाग में व्याप्त हैं और पर्याय भी द्रव्य के पूरे भाग में से उत्पन्न होती है। अगर आपने ऐसा माना कि गुण को तीनों काल अपनी अवस्था नहीं होती, तो गुण द्रव्य के पूरे भाग में इतने काल तक नहीं रहेगा और इतने काल तक असंख्यात प्रदेश से पर्याय भी उत्पन्न नहीं होगी। क्वेश्चन 77, गुणों के कितने प्रकार है? सामान्य गुण और विशेष गुण, ऐसा 2 प्रकार है। यहाँ प्रश्नोत्तर माला में गुण का 2 भेद बताया, सामान्य गुण और विशेष गुण। लेकिन समयसार शास्त्र की ग्रंथ रचना कुनकुंदाचार्य ने की। वो ग्रंथ रचना की 415 गाथा पूर्ण हुई। उसके बाद समयसार की टीका करने वाले अमृत चंद्राचार्य देव ने जहाँ समयसार की टीका 415 गाथा तक पूर्ण हुई, उसके बाद अमृत चंद्राचार्य देव ने एक परिशिष्ट अधिकार लिखा। परिशिष्ट अधिकार का अर्थ अमृत चंद्राचार्य देव ने ये किया कि कुनकुंदाचार्य देव ने समयसार में जो बात बताई है, वो बात को कायम रखकर उस बातों का विशेष स्वरूप बताऊंगा और जो बात कुनकुंदाचार्य ने समयसार में नहीं बताई, वो बात भी समयसार का हार्द कायम रख के बताऊंगा। ये परिशिष्ट में 2 विषय लिया, अनेकांत का स्वरूप और दूसरा साध्य साधक भाव, उपाय उपेय भाव। अनेकांत का स्वरूप लिया, वो 2 प्रकार से लिया कि आत्मा अनंत धर्मात्मक है इसलिए अनेकांत है, और आत्मा अनंत शक्तिवान है इसलिए अनेकांत स्वरूप है। तो जहाँ शक्ति प्रकरण लिया कि आत्मा अनंत शक्ति का पिंड है, वो अनंत शक्ति के पिंड में शब्द से वर्णन हो सके और हमारा प्रयोजन को हम प्राप्त कर सके,
ऐसी अनंत शक्ति में से 47 शक्ति बताई। उस 47 शक्ति में 26वीं शक्ति बताई, उसका नाम साधारण, असाधारण, साधारण असाधारण, व्यापकत्व शक्ति। तो उसमें 3 शब्द है, एक साधारण, दूसरा असाधारण, तीसरा साधारण असाधारण। साधारण असाधारण का अर्थ होता है ऐसी कुछ शक्ति है कि जिसको आप साधारण भी कह सकते हो, वही शक्ति को असाधारण भी कह सकते हो। शक्ति का अर्थ गुण है, तो साधारण शक्ति એટલે साधारण गुण, उसको सामान्य गुण कहना है। असाधारण शक्ति એટલે असाधारण गुण उसको कहना है। और साधारण असाधारण शक्ति उसको विशेष गुण कहना है। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने 1000 साल पहले परिशिष्ट में गुण का 3 प्रकार बताया, सामान्य गुण, विशेष गुण, असाधारण गुण। तो सामान्य गुण, विशेष गुण और असाधारण गुण, उसका अर्थ क्या होता है अगले स्वाध्याय में आएगा, समय हुआ है। द्रव्य का बंधारण का उपदेश देने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। आगमों में बंधारण का स्वरूप दिखाने वाले श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप दिखाने वाले परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय हो। प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय।